और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं हम आज की एक बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर ये कि इत्रलोक का जो कैश का किंग था वो तो जेल में है, लेकिन इत्रलोक का तिलिस्म आज हम आपके सामने खोलेंगे। क्या तिलिस्म था, कहां से आया इतना कैश, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीयूष जैन फिलहाल जेल में है। जेल में जमीन पर रातें कट रही हैं। खबर जेल से यह मिल रही है कि कैश किंग को नींद नहीं आ रही है। कैश किंग सो नहीं पा रहे हैं, रात भर करवटें बदलते हैं। देखिए जरा, इतनी काली कमाई जोड़ने वाले कैश किंग पीयूष जैन के जेल में हालात क्या हैं, देखिए रिपोर्ट। कैश किंग को जेल में नहीं आ रही नींद, करवटें बदलकर काट रहा है रातें। जेल में काटने हैं 14 दिन। वो शख्स जो करोड़ों रुपए अपने बिस्तर के नीचे रख कर सोता था, वो जेल में गुजारेगा। उसको जेल का ही खाना जो है वो खाना पड़ेगा और यहीं के जो नियम कानून हैं उनको मानना पड़ेगा। तो साफ तौर पे तस्वीरें कानपुर के सेंट्रल जेल के बाहर की हैं। भला नींद भी कैसे आती, जो शख्स नोटों के बीच सोया करता था आज अचानक जेल में सलाखों के पीछे सो रहा है। पीयूष जैन सोमवार से ही जेल में बंद है और वो चुपचाप अपने में ही खोया है। वो जेल में किसी से बात नहीं करता। पीयूष जैन को आम कैदियों की तरह ही रखा गया है। उसे जेल नियमों के मुताबिक कंबल और तकिया मिला है। जेल में दिन में भी वो किसी से बात नहीं कर रहा। जेल के कैदी उससे बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कि आखिर इतना बड़ा खजाना हाथ कैसे लगा। पिता जेल में है और बेटा प्रत्युष जैन पहली बार कैमरे के सामने आया। जिस कानून को गच्चा देकर पिता ने काली कमाई बनाई थी, बेटा अब उसी कानून भरोसे है। आपका वर्जन पब्लिक में भी जाना चाहिए, मीडिया में भी बहुत जरूरी है। मैं यही कहूँगा इस चीज़ में, आई बिलीव इन इंडियन जस्टिस एंड लॉ। अगर हम इनोसेंट हैं या जो भी हैं तो फिर नहीं, आई डोंट वांट टू स्पीक एनीथिंग ऑन कैमरा। ओके। तो पीयूष जैन के बेटे को यह इंतजार है कि कानून इंसाफ करेगा, पिता जेल से बाहर आएंगे। लेकिन फिलहाल वो जेल में, पीयूष जैन जेल में किस हालात में है, कैसे रह रहे हैं, देखिए जरा, आपको दिखाने जा रहे हैं। पीयूष जैन की हालत क्या है जेल के अंदर, कुछ इस तरह पीयूष जैन जेल में बंद है। कैश किंग की ऐश खत्म हो चुकी है। कानपुर जेल में, कानपुर सेंट्रल जेल में कैद है पीयूष जैन। बैरक नंबर 15 में रखा गया है। बैरक नंबर 15 में कैश किंग है। जेल का जो क्वारंटीन सेंटर है वो बैरक नंबर 15 है। फिलहाल पीयूष जैन दरअसल क्वारंटीन है, कोरोना नियमों के तहत उन्हें क्वारंटीन किया गया है। इसके अलावा आम बंदियों की तरह, जो आम कैदी जैसे रहते हैं उसी तरह से पीयूष जैन को रखा गया है। इसे मूव करेंगे। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, यानी कोई खास तरीके का ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। जमीन पर पीयूष जैन रात गुजार रहे हैं, जमीन पर ही सो रहे हैं। रात का खाना पीयूष जैन ने नहीं खाया है। देर रात तक पीयूष जैन जागता रहा, नींद नहीं आई, करवटें बदलता रहा, बैरक में ही टहलता रहा, खबर यह है। इसके अलावा सिपाहियों ने जब पूछा पीयूष जैन से कि आखिर दिक्कत क्या है, रात में सो क्यों नहीं रहे हो, तो पीयूष जैन ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। पीयूष जैन ने यह जरूर बताया कि नींद नहीं आ रही है, यानी जेल में नींद नहीं आ रही है क्योंकि चारों तरफ नोट हुआ करते थे घर में, अब जेल में जमीन पर सोना पड़ रहा है। रात लगभग 2:45 पर पीयूष जैन को नींद आई है। नियम के मुताबिक सुबह 6 बजे पीयूष जैन उठ गया था। 7 बजे उसे नाश्ता दिया गया, ब्रेकफास्ट उसने 7 बजे किया। पहले दिन पीयूष जैन से कोई मिलने नहीं आया है और बेशक क्वारंटीन है पीयूष जैन, तो संभव है कि किसी से मिलने और मुलाकात करने की इजाजत ना दी जाए। लेकिन आइए अब आपको सुनाने जा रहा हूं मैं कि जीएसटी इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स जो चीजें बरामद हुई हैं, जो पैसा बरामद हुआ है, उस पर क्या बोल रहे हैं, जरा ये सुनिए। हमने आज अपना पंचनामा कंक्लूड कर लिया। यहाँ पर जो भी रिकवरी थी वो हमने कर ली है और गोल्ड हमने डीआरआई को दे दिया है। बाकी की जो भी रिकवरी है उसको हमने हैंडओवर कर दिया। आगे का प्रोसीजर क्या होगा? आगे का प्रोसीजर अब इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है, जो आगे चले। कितना टोटल रिकवर किया आप लोगों ने, गोल्ड प्लस कैश? जो गोल्ड कानपुर में मिला था वो कानपुर का अलग से है। यहाँ को हमको 19 करोड़ गोल्ड मिली। 19 करोड़
कैश मिला है। जो हमने और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ये जो खजाना है इसका होगा क्या। क्या ये पूरा पैसा पीयूष जैन से छिन जाएगा? एक फूटी कौड़ी पीयूष जैन को नहीं मिलेगी क्या? इसकी संभावना है क्या? देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए जरा, क्या पीयूष जैन को एक पैसा नहीं मिलेगा? सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि खजाने का होगा क्या। पहले जांच का दायरा बढ़ेगा, जो जांच हो रही है उसका दायरा बढ़ेगा। इनकम टैक्स विभाग और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसकी जांच शुरू करेंगे। 195 करोड़ मिलना मुश्किल हो जाएगा, यानी जो पैसा बरामद हुआ है हो सकता है एक भी पैसा ना मिले। क्यों? क्योंकि अघोषित आय पर टैक्स लगेगा। ये जो 195 करोड़ है ये अघोषित आय है, इस पूरी आय पर लगेगा कर यानी टैक्स। अब देखिए टैक्स कितना लगेगा, 33% का तो टैक्स देना होगा सीधे सीधे, उस पर 3% 3% सरचार्ज देना होगा। उसके अलावा स्लैब के हिसाब से 300% टैक्स हो जाता है जो स्लैब चल रहा है। जुर्माने की बड़ी रकम भी देनी होगी। वो बड़ी रकम कितनी हो सकती है? 200% तक जुर्माना लगेगा। उसके बाद कितना हो जाएगा? 195 करोड़ में सीधे सीधे 33% के हिसाब से लगभग 64 करोड़ रुपया तो टैक्स हो गया। अधिकतम 132 करोड़ रुपए जुर्माना बन जाता है। तो सोचिए 64 करोड़ टैक्स और 132 करोड़ जुर्माना मिलाकर हो गया 196 करोड़। जो निकले हैं वो 195 करोड़ है, यानी पेनाल्टी और टैक्स जुर्माना लगाकर 1 करोड़ ज्यादा हो जाता है। मतलब 1 करोड़ और देना पड़ सकता है। स्थिति ये हो सकती है। चालू वित्त वर्ष में कमाई पर 84% टैक्स है और बीते वित्त वर्ष के हिसाब से लगाया गया तो 99% तक टैक्स बनेगा। तो यानी पीयूष जैन का सारा पैसा चला जाएगा। लेकिन दूसरी सूरत भी हो सकती है, आपको बताऊं, हो सकता है पीयूष जैन को सारा पैसा वापस मिल जाए। यह परिस्थिति भी हो सकती है। यह कैसे होगा ये देखिए जरा। क्या पीयूष जैन को पैसा वापस मिल जाएगा? पीयूष जैन की जमानत भी हो जाएगी? यह दूसरी सूरत है। वो कब होगा देखिए जरा। कानपुर से 177 करोड़ 45 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। जो डायरेक्टर जनरल जीएसटी इंटेलिजेंस ने इस रकम को टर्नओवर मान लिया है, यानी जितना 177 करोड़ रुपया बरामद हुआ उसे माना गया कारोबार का हिस्सा, टर्नओवर मान लिया है। कोर्ट में जो दस्तावेज दाखिल किए उसमें पुष्टि होती है कि जीएसटी इंटेलिजेंस ने भी इसे टर्नओवर माना है। पीयूष ने जीएसटी चोरी की बात मानी है, उसने कह दिया हां मैंने जीएसटी चोरी की है। तो होगा क्या? 177 करोड़ का टैक्स अदा नहीं किया पीयूष ने, बस ये कहा है। तो उसके लिए तरीका यह है कि लगभग 31.5 करोड़ की टैक्स चोरी की है और 31.5 करोड़ की टैक्स चोरी में पेनाल्टी और ब्याज मिलाकर 52 करोड़ रुपए बनता है। यानी 177 में 52 करोड़ रुपए देने होंगे और इस तरह का उनके वकील ने भी कहा कि 52 करोड़ की अदायगी कर दी है। 52 करोड़ अदा कर दिए हैं तो बेल की संभावना है, यानी जमानत की संभावना है। और अगर जमानत हो जाती है तो संभव है बाकी रकम क्या वापस हो जाएगी, यह दूसरी सूरत बन रही है। लेकिन आइए जरा मैं दिखा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं कितना पैसा पीयूष ने कमाया कैसे। जरा स्कूटर ये फुल स्क्रीन जरा मैं दिखाऊं, उसके बाद आपको बताऊंगा पीयूष आखिर क्या करने लगे। ये स्कूटर उनके घर से मिला, कल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो स्कूटर आप देख रहे हैं ये स्कूटर पीयूष चलाते थे और आज भी कन्नौज में यही स्कूटर चलाते थे। इसीलिए लोगों को ताज्जुब है कि इतना पैसा आया कहां से। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं पीयूष और पीयूष का पूरा परिवार करता क्या था। पीयूष के बच्चे भी हैं, दोनों बच्चे क्या करते हैं पीयूष के, पीयूष ने क्या करना शुरू किया जिसके बाद पीयूष अरबपति हो गए। देखिए जरा पीयूष क्या करते थे, मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये आपके सामने ग्राफिक्स आ गए। दरअसल मैं आपको बताऊं कि ये पीयूष जैन आपको नजर आ रहे हैं। पीयूष जैन ने केमिस्ट्री से एमएससी किया है, मास्टर ऑफ साइंस। भाई भी पीयूष जैन के जो भाई हैं उन्होंने भी केमिस्ट्री से एमएससी कर रखा है। दोनों की जो पत्नियां हैं, दोनों की पत्नियां भी पढ़ी लिखी हैं, दोनों की पत्नियां भी एमएससी हैं। यानी खुद पीयूष, उनके भाई, दोनों पत्नियों ने केमिस्ट्री से एमएससी कर रखा है। यह एक बड़ी जानकारी। दूसरी जानकारी, दोनों की जो पत्नियां हैं वो पीयूष जैन के साथ कारोबार में सहयोगी हैं, साथ देती हैं दोनों की पत्नियां। इसके अलावा भाई पीयूष का और पत्नियां क्या करते थे, ये जो आपको लैब में दिखा रहा हूं, इस लैब में पूरा परिवार मिलकर केमिकल का फॉर्मूला बनाता था। यानी भाई, पत्नियां और खुद पीयूष जैन मिलकर केमिकल फॉर्मूला बनाते थे। चारों एक साथ केमिकल्स को मिलाकर एक फॉर्मूला तैयार करते थे। और उसमें बड़ी चीज देखिए जरा
किसी कर्मचारी की एंट्री नहीं थी जहां केमिकल बनाया जाता था लैब में, किसी सहायक की भी एंट्री नहीं थी। इतने गुप्त तरीके से ये फॉर्मूला तैयार करते थे केमिकल्स को मिलाकर बंद कमरे में। जो घर कन्नौज का था, इस कन्नौज के घर में जो बड़ा सा बंगला है, वहां बहुत से कमरे हैं जहां लैब बनाकर केमिकल्स तैयार करते थे। वही जो तेल मिला है, जो चंदन ऑयल मिला है, जो अलग अलग देशों से केमिकल मिले, ये वही केमिकल है जो पूरा परिवार मिलकर बनाता था। अब था क्या, किसी सहायक की एंट्री नहीं थी, किसी नौकर की घर में एंट्री नहीं थी जब खासतौर पर काम कर रहे हैं उस वक्त। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला लीक होने का डर था, इसलिए किसी नौकर की एंट्री और सहायक की एंट्री लैब में नहीं थी। अब पिता क्या करते हैं, देखिए जरा। पिता साबुन कंपनी में काम करते थे पीयूष के। सोचिए, पिता साबुन कंपनी में काम करते थे और बेटे के पास से 195 करोड़ रुपया निकला है। पिता ने क्या किया, कंपाउंड बनाने का जो काम है, ये जो मिक्सचर फॉर्मूला बनाने का काम है, ये पीयूष जैन के पिता ने शुरू किया। साबुन बनाते बनाते इस काम में भी हाथ आजमाया उन्होंने। इसके बाद क्या हुआ कि ये कमान पीयूष ने संभाल ली, पिता के काम को पीयूष ने आगे बढ़ाया। पीयूष खुद केमिस्ट्री से एमएससी था, केमिकल्स और रसायन के बारे में जानकारी थी, इसलिए पीयूष ने अलग अलग केमिकल मिलाकर एक नया फॉर्मूला बनाना शुरू कर दिया। चंदन का सिंथेटिक तेल बनाया पीयूष ने, चंदन का सिंथेटिक। खासतौर पर पीयूष जो केमिकल फॉर्मूला बनाता था उसे पान मसाला की कंपनी को बेच देता था, साबुन बनाने वाली कंपनियों को बेच देता था। उस केमिकल की खुशबू को वो अपने पान मसाले और साबुन में इस्तेमाल कर लेते थे। इसके अलावा देखिए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो आप खरीदते हैं, सौंदर्य प्रसाधन में भी पीयूष उन चीजों का इस्तेमाल करता था, उस सुगंध का इस्तेमाल करता था, उस केमिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल करता था। शिखर पान मसाला को भी फॉर्मूला बेचा था। गुटखा आपने देखा होगा, शिखर पान मसाला, उसका जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, वो पीयूष का बनाया हुआ है। उसकी जो सुगंध मसाले में है, वो पीयूष और पूरे परिवार ने मिल बैठकर बनाया है। अब आप सोचिए जरा, खबर ये है कि शिखर पान मसाले की कंपनी को यह पूरा फॉर्मूला बेच दिया पीयूष ने। अब तक बेचा नहीं था, बेचने के बाद 100 करोड़ रुपया मिला। इस तरह के सोर्सेस कहते हैं कि 100 करोड़ शिखर पान मसाले की तरफ से मिला, जो केमिकल उन्होंने बेचा। और जो 177 करोड़ मिले उसमें से हो सकता है कि वो 100 करोड़ उसी शिखर पान मसाले से मिले भी हो। पीयूष के 2 बेटे हैं, आपको बताऊं, 2 बेटे और 1 बेटी है पीयूष की। इन दोनों बेटे और बेटियों के बारे में मैं बताऊं, बेटी की, जो पीयूष की बेटी है, उसकी शादी हो चुकी है और पेशे से पायलट बताई जाती है बेटी, यानी कहा जाता है बेटी पायलट है पीयूष की। सोचिए जरा, पीयूष को कंपाउंड किंग कहा जाता है, यानी पीयूष केमिकल्स जो मिलाकर एक नया मिक्सचर तैयार करता था, एक मिश्रण तैयार करता था, उसका किंग कहा जाता है कन्नौज में। और बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारी पीयूष से आकर ये केमिकल बनवाया करते थे। कोई साबुन बना रहा है, उसे साबुन के लिए सुगंध चाहिए तो उसने पीयूष से बनवा लिया। कोई इत्र बना रहा है तो उसने कोई कंपाउंड केमिकल मिलवाकर एक सुगंध बनवा ली। कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स है तो उसके लिए भी पीयूष ये प्रोडक्ट्स तैयार करता था। और दूसरी बात, बड़ी बात यह कि कन्नौज की जिस फैक्ट्री में लैब थी, इसी फैक्ट्री में देर रात काम शुरू होता था। सोचिए, दिन में केमिकल और मिश्रण नहीं होता था, देर रात काम शुरू होता था, देर रात बनाया जाता था। और सोचिए, महज 4 घंटे, पीयूष महज 4 घंटे काम करता था लैब में। रात के अंधेरे में काम शुरू होता था, जहां सहायक, नौकर और आसपास के लोगों की एंट्री नहीं थी। 4 घंटे में काम खत्म हो जाता था। यही पीयूष का तरक्की फंडा था, यही पीयूष को करोड़ों रुपया कमवा रहा था। और सोचिए जरा, 4 घंटे के लिए मोटी रकम दी जाती थी। जो लोग काम करते थे उन्हें मोटी रकम दी जाती थी। पीयूष के घर से खबर यह है कि नौकर नौकरी छोड़कर जाता नहीं था, सहायक जाने को तैयार नहीं होता था। सब पीयूष की तारीफें करते थे, क्योंकि काम कुछ नहीं होता था लेकिन पैसा टाइम पर और पैसा ज्यादा मिलता था। और कहा जाता है पीयूष और परिवार, इनके यहां जो काम करता था, उसे कन्नौज में सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलती थी। इसलिए भी लोग वक्त के साथ और मन लगाकर पीयूष के यहां काम करते थे। यह है पीयूष की सक्सेस की वजह और कहानी। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि इस पर दरअसल अब सियासत भी खूब हो रही है, क्योंकि करोड़ों का पैसा निकला। योगी आदित्यनाथ ने आज हमला किया, जरा सुनिए। अभी 3 दिन पहले दीवालों को तोड़ करके निकलने वाली नोट की गड्डियां और वहां से निकलने वाले सोने की सिल्लियां पिछली सरकारों के काम नहीं,
पिछली सरकारों ने के काले कारनामे को उजागर करता है कि गरीब का पैसा ये लोग कैसे छुपा करके रखते थे, और वही पैसा आज जब हम लोग निकाल करके बाहर ला रहे हैं, यही पैसा विकास को एक और नई गति देकर के उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाने का कार्य करेगा। प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि नोटबंदी के बाद भी इतना पैसा कैसा आया वहां पर। डिमोनेटाइजेशन के नाकाम हो गया प्रधानमंत्री जी, 500 गई, 2000 गई, क्या क्या बोले थे। अब ये भाई यहाँ तो माशाल्लाह खजाना निकल रहा है, 180 करोड़ रुपये, जिसमें 2000 की नोटें भी हैं। तो भैया ये जो इत्र का धंधा है ये भी बता दो ना कि आप ही ने किया था, और आप ही का जो है वो निर्माण क्षेत्र का काम है। इसमें किसी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन बेईमानों, इन बाहुबलियों, इन बलवाइयों का जो ब्रदरहुड है, वो ब्रदरहुड पूरी तरह से एक के बाद एक बुरी तरह से एक्सपोज हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात आज की अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर यह कि योगी आदित्यनाथ को फंसाने का कांग्रेस ने पूरा प्लान बना रखा था। आइए आपको बताते हैं कांग्रेस ने क्या प्लान बनाया। यूपीए के दौर में योगी को फंसाने का यह प्लान था। देखिए जरा कैसे योगी को शिकंजे में लेने की कोशिश थी। आतंकवाद में योगी को फंसाने की साजिश थी। इसके अलावा धमाके का आरोपी बनाने की कोशिश थी कि योगी को धमाके का आरोपी बना दिया जाए। गवाह पर योगी का नाम लेने का दबाव डाला गया कि गवाह योगी का नाम ले। गवाह के बयान से साजिश का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और 28 दिसंबर को गवाह ने यह कबूल किया है कोर्ट में कि उस पर दबाव बनाया गया। मालेगांव ब्लास्ट में योगी को फंसाने की साजिश रची गई और महाराष्ट्र एटीएस पर संगीन आरोप लगाए गए हैं। धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी, 100 लोग घायल हुए थे। उस वक्त योगी का नाम लेने का दबाव बनाया गया गवाह पर। संघ के 4 नेताओं का नाम लेने को कहा गया कि संघ के 4 नेताओं के नाम लीजिए। इंद्रेश कुमार जैसे नेताओं को फंसाने का पूरा प्लान बनाया गया। इसमें असीमानंद, देवधर, काका जी का नाम लेने को गवाह को कहा गया था। तब यूपी के सीएम नहीं थे योगी आदित्यनाथ और हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता थे उस वक्त योगी। हिंदुत्व के बड़े चेहरों को फंसाने की यह साजिश कांग्रेसी साजिश थी। पहली बार योगी आदित्यनाथ इस पर बोले हैं कि उनको आतंकवाद में, उनको धमाके में फंसाने की कैसे यूपीए ने साजिश रची थी। सुनिए जरा योगी को। 5 RSS का नाम तू जब तक नहीं लेता हूं तब तक हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। उसमें प्रमुखता से योगी आदित्यनाथ जी, प्रमुखता से योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा, कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। योगी को आतंकी धमाके में फंसाने की साजिश बेनकाब होने के बाद योगी कांग्रेस पर जमकर बरसे। यूपी चुनाव से पहले इतना बड़ा खुलासा होने के बाद अब बीजेपी आक्रामक है। हिंदुओं के प्रति कांग्रेस पार्टी के मन में, कांग्रेस पार्टी के मस्तिष्क में किस प्रकार की घृणा रही होगी और यह षड्यंत्र कितना बड़ा रहा होगा कि इतने वर्षों बाद भी परत दर परत षड्यंत्र के पत्ते खुल रहे हैं। भगवान। और आइए मैं बताने जा रहा हूं कि योगी को फंसाने के लिए गवाहों पर दबाव कैसे बनाया गया। गवाहों से क्या कहा गया देखिए जरा। कैसे गवाह से कहा गया कि योगी का नाम लो। देखिए गवाह को घर से उठा लिया गया, वो घर में मौजूद था, उसे घर से उठा लिया गया। 7 दिनों तक अवैध हिरासत में रखा गया उसे। गवाह के साथ आरोपी जैसा बर्ताव किया गया और परिवार वालों को प्रताड़ित किया गया। कहा गया, उसकी पत्नी को प्रताड़ित करने की धमकी दी गई कि वो योगी का नाम ले ले। एटीएस के अफसरों ने उस पर दबाव बनाया। परमवीर सिंह ने भी गवाहों को धमकी दी। इसके अलावा एटीएस के बाकी अफसरों ने भी उसको डराया और घर वालों को एटीएस अफसरों ने धमकाया। योगी का नाम लेने का दबाव बनाया गया उसके ऊपर और आरएसएस नेताओं का नाम लेने को कहा गया। नाम नहीं लेने पर ना छोड़ने की धमकी दी गई कि योगी का नाम नहीं लोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। आरोपियों से भी बुरे सलूक की धमकी दी गई। 20-20 घंटे तक, सोचिए 20-20 घंटे तक हिरासत में लेकर टॉर्चर किया गया। आइए अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि उन लोगों को सुनवाऊंगा जिनके साथ टॉर्चर हुआ है,
जेल में टॉर्चर हुआ है, आतंक के आरोप पर टॉर्चर हुआ है, उनको सुनवाऊंगा। उससे पहले सुनिए जरा उत्तर प्रदेश के लोग क्या कह रहे हैं जब उन्होंने सुना कि योगी को फंसाने की साजिश कर रही थी यूपीए। देखिए जरा क्या कह रहे हैं यूपी के लोग। कांग्रेस की एक सोची समझी साजिश है। कांग्रेस भगवा आतंकवाद का जो बेर रुख कतारती है, ये भगवा आतंकवाद साबित करने का काम कर रही है। जो हमारे संत सनातन धर्म से हमारे अनुयायी हैं, हमारे साधु संत हैं, उनको भगवा आतंक में धकेलने का काम कर रही है। जो पिछली सरकारें थी वो एक षड्यंत्रकारी सरकारें थी और वो भी झूठा ही केस था, और मोदी जी को और योगी जी को वो लोग टारगेट बनाना चाह रहे हैं। ये उन्हें बचाने के लिए हम जैसे लोगों को, हम हिंदूवादी लोगों को फंसाने की साजिश है। ये सोचने का विषय है। अगर किसी का नाम लिया जा रहा है, कोई नाम किसी के दबाव से नहीं लिया जाता। ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है और ये जांच का विषय है कि जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है वो है या नहीं, ये हम और आप तय नहीं करेंगे। ये देश की सुरक्षा एजेंसी, जांच एजेंसी तय करेगी। योगी जी को बदनाम करने और उनका फंसाने का उनका मात्र एक वो है। और योगी जैसे एक हिंदुत्व चेहरा है इस टाइम उत्तर प्रदेश में, और ये सब फंसाने की साजिश है कांग्रेस की, और कुछ नहीं है। गवाहों को सब उनका दबाव बनाया जा रहा है कांग्रेस के। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। योगी को अकेले फंसाने की साजिश नहीं हो रही थी, कुछ और नेता थे, लेकिन जिन हिंदूवादी नेताओं को अब तक इस मामले में जिनका नाम आया उनको उनके साथ टॉर्चर कैसे हुआ। साध्वी प्रज्ञा क्या कहती हैं, देखिए जरा। साध्वी प्रज्ञा के साथ टॉर्चर कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि पहले दिन उन्हें बेल्ट से पीटा गया, बिना सवाल के उन्हें पीटा गया और उनकी पिटाई की गई। मोटे बेल्ट से बेरहमी से पीटा गया और नर्वस सिस्टम तक ढीला पड़ जाता था, इतनी बेरहमी से मारते थे, दिन रात पीटते थे और इसको मूव करेंगे जल्दी, गंदी गंदी गालियां तक देते थे, उल्टा लटका दिया करते थे और निर्वस्त्र करने की धमकी दी जाती थी। यह टॉर्चर था। जख्मी हाथों को गर्म पानी में डुबो दिया जाता था, नमक वाले पानी में हाथों को डुबो देते थे, बिना किसी वजह बताए पीटते थे। ब्लास्ट के आरोप कबूलने का दबाव बनाया जाता था कि ब्लास्ट के इल्जाम कबूलो। 24 दिन तक सिर्फ पानी दिया गया, 24 दिन सिर्फ पानी दिया गया और अन्न का एक दाना तक नहीं दिया गया। 24 दिन तक सिर्फ पीटा गया, सिर्फ मारपीट हुई। सन्यासी जीवन को गालियां दी गई। उस दौरान जुर्म कबूलने के लिए 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। पीटते पीटते रात से सुबह हो जाती थी। साध्वी के हिसाब से झूठे आरोप कबूलने का दबाव बनाते थे कि इन आरोपों को स्वीकार करो। सिर्फ साध्वी नहीं, कर्नल पुरोहित को देखिए जरा। कर्नल पुरोहित दूसरे शख्स जिनके साथ टॉर्चर किया गया, 20-20 मिनट तक लटका कर रखा गया। 20-20 मिनट तक बेहोश होने तक उन्हें लटकाया जाता था। जानवरों जैसा सलूक करते थे उनके साथ और सूजन कम होने के लिए कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता था कि सूजन कम हो जाए, और सूजन कम होने के बाद फिर से पीटना शुरू करते थे। इस तरह से टॉर्चर देते थे। 8-9 दिन तक बुरी तरह पीटा गया। सोचिए, कागज दिखाने के बावजूद पिटाई की गई उनकी, और बुरी तरह पिटाई से टांगे तक टूट गई। आलम यह था। और पुरोहित के बाद दूसरे शख्स जिनके साथ यह टॉर्चर किया गया, जबरन आरोप कबूलने का दबाव बनाया गया, असीमानंद। असीमानंद का कहना है कि उन्हें हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद समझौता ब्लास्ट का झूठा आरोप उन पर लगा दिया गया। पुलिस ने मुझ पर अत्याचार किया, आरोप कबूलवाने के लिए टॉर्चर किया गया और मेरे भाई को जबरन उठा कर लाए। मां को भी उठाने की धमकी दी गई उस वक्त। टॉर्चर के बाद मैंने आरोप कबूल कर लिए। पुलिस के दबाव में आरोपों को कबूला है। पुलिस ने झूठा कबूलनामा बनवाया, याद करके मैजिस्ट्रेट के सामने सुनाने को कहा गया मुझसे। मां भाई को प्रताड़ित करने की धमकी तक दी गई। इसके अलावा कोर्ट में षड्यंत्र का खुलासा हो गया। कोर्ट ने सबके सामने मुझे बरी कर दिया। पुलिस ने मुझे गलत तरीके से फंसाया था। आइए अब आपको सुनवाता हूं मैं इन लोगों को। सुनिए जिनके साथ टॉर्चर किया गया। पहली बार टेलीविजन पर आप इन्हें सुनने जा रहे हैं एक साथ। सुनिए जरा। कांग्रेस का हिंदुत्व विरोधी चेहरा सबसे नजदीक से देखा और झेला है। 9 साल जेल में रही साध्वी प्रज्ञा ने
7 साल सलाखों में रहे असीमानंद ने, 9 साल जेल में गुजार कर लौटे कर्नल पुरोहित ने और समीर कुलकर्णी ने। आप पहली बार एक साथ चारों को सुनिए जो बताएंगे यूपीए की सबसे बड़ी साजिश। इतना बड़ा षड्यंत्र करके मालेगांव 2008, मालेगांव 2006 इन सब प्रकरणों में हिंदुओं को डाला और डाल करके हिंदुओं को और भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद की एक स्क्रिप्ट तैयार करके फिल्म तैयार कर दी। इसमें कितने लोग आहत हो रहे हैं, कितने परिवार आहत हो रहे हैं, इससे उनको कोई मतलब नहीं। ये जो पूरा केस है ये देशद्रोही केस जिन लोगों ने भी षड्यंत्र किया है और ये षड्यंत्र देशघाती है। कांग्रेस पार्टी के तरफ से एक बात आया था कि हिंदू भी आतंकवादी होता है, हिंदू भी आतंकवादी है। ये बात उन लोग इसलिए किए थे क्योंकि उसके पहले जितना बम विस्फोट होता था और सभी में मुस्लिम पकड़ा जाता था और इसमें कांग्रेस पार्टी को लगा कि मुस्लिम समाज हमसे नाराज होता होगा, तो उनको खुश करने के लिए हिंदू आतंकवाद का थ्योरी बनाया और हिंदू आतंकवाद के थ्योरी बना के हम जैसे लोगों को फंसाया इसमें और झूठ फंसा के पूरे विश्व में हमारे हिंदू समाज को, हमारे हिंदुस्तान को, हमारे देश को बदनाम किए। उस वक्त की केंद्र की यूपीए गवर्नमेंट का एजेंडा, हिडन एजेंडा मुंबई एटीएस चला रही थी भगवा आतंकवाद और हिंदू दहशतवाद के षड्यंत्र में फंसाने के लिए। यही उसका एकमात्र उद्देश्य था। क्यों नाम ले कि कभी मालेगांव में क्या लेना देना इन महापुरुषों का, इन संन्यास्त जीवन जीने वालों का। 8 years and 4 months you were in jail and you were tortured. At that point of time, why were you targeted, Colonel Purohit? Why did the system come after you? I can't say this. I can't say this. This is the matter is sub judice. I can't say anything on this. But Colonel Purohit, you were accused of saffron terrorism. But a charge of saffron terrorism was made against you. तो कांग्रेस का एक और चेहरा बेनकाब हो गया देश के सामने। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।